सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। का कोड है BHDLA 136 हिंदी भाषा लेखन कौशल। इसमें हम पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा का जो स्थिति है कैसा है और उसके लेखन कौशल क्या है, यानी कि लिखने का जो तरीका है, उसके जो स्किल्स है वो कैसे हैं। तो इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर का, शब्द संपदा लोकोक्तियां। अब देखो, शब्द संपदा का मतलब यह है कि जो यहाँ पे शब्द है, शब्दों का उच्चारण है, उसकी भूमिका है, शब्दों का जो प्रयोग है वो कैसे है। और उसके साथ साथ हम शब्द संपदा में लोकोक्तियों के बारे में देखेंगे। जैसे कि लोकोक्तियां, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बहुत बार कहावतें जिसके रूप में देखा जाता है कि कहावतें कहते हैं, मतलब लोकोक्तियां। उदाहरण के तौर पे अगर बात कर ली जाए तो एक हमारा लोकल लैंग्वेज की बात कर ली जाए तो बिहार के लैंग्वेज की बात कर ली जाए, सोना दहाल जाए कोयले पे छापा। इसका मतलब है कि सोना दहाल जाए कोयले पे छापा का मतलब है कि सिंपल सा लैंग्वेज है कि इंसान जो सोने की वैल्यू है उसको ना देके वो कोयले को सोचता है कि मैं अगर कोयले को रख लूंगा तो उसको ना जला के मैं क्या है अपने ईंधन के अनुसार उसका क्या है प्रयोग कर पाऊंगा। मूर्ख लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर उनके पास वो सोना होगा तो लाखों करोड़ों का सोना जगह होगा तो कितने को बोल सकते हो कोयले खरीद सकते हैं। तो इसीलिए इस कहावत का मतलब है कि सोना दहाल जाए कोयले पर छापा। इट मीन्स कि इंसान जो होता है वो वैल्यूएबल चीज को नहीं देखता, वो उस चीज को देखता है कि बस वो छोटा सा है। अब देखो, कोयले की वैल्यू क्या है, सोने से महंगा तो नहीं है ना कोयला। कहाँ 1 ग्राम सोना कितने मतलब बोल सकते हो 10 ग्राम, 1 ग्राम, 10 ग्राम, आधे ग्राम जो भी हो, कितना कीमत है, लेकिन कोयले की उसके आगे का क्या कीमत है। तो ये लाभ का क्या है, लोकोक्तियां हैं। लोकोक्तियां मतलब होता है लोगों के द्वारा बनाई गई कहावतें होती हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके, हम फर्स्ट चैप्टर का जो है आपका उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। 1.0 उद्देश्य क्या है, हिंदी भाषा शब्द का प्रयोग कैसे, उसकी महत्वता को समझते हुए इस शब्द पूरे पाठ्यक्रम में हम देखेंगे कि शब्द का प्रयोग और उसकी महत्वता, उसकी भूमिका क्या है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो अब बात कर लेते हैं 1.1 प्रस्तावना। आप जानते हैं कि जो शब्दों का जो शाब्दिक प्रयोग है उसकी महत्वता के कारण से ही मानव जो है अपने शब्दों के प्रयोग से ही अपने वार्तालाप की स्थिति या फिर जो आपस में आदान प्रदान है भावनाओं का, वो करने में सक्षम हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो शब्दों का प्रयोग है इतिहास में रोचक पूर्वक और अब जो है वर्तमान में जो शब्दों का स्थिति है वो महत्वपूर्ण और ज्यादा होता गया है। क्योंकि इतिहास की बात कर लीजिए तो महत्वपूर्ण कुछ ही शब्द जो ऐसे थे जो चर्चित थे, लेकिन आज हर एक भाषा, हर एक संज्ञा के अनुसार, हर एक बोल सकते हो पंक्ति के अनुसार और ध्वनि के अनुसार जो शब्दों का प्रयोग है वो अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग भाषाओं में हम देख सकते हैं। क्लियर हो गया? मान लो कि पहले क्या होता था भाई, फ्रेंच होता था, आप बोल सकते हो कि अरबी होता था, फारसी होता था, उर्दू होता था, बस इसी में। लेकिन आज अब बोल सकते हो कि अनेकों भाषाओं के रूप में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखो सिंपल सा लैंग्वेज ये है कि अब बात कर लेते हैं 1.2 के बारे में, शब्दों का महत्व। देखो, शब्दों का महत्व की बात कर लेते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे वार्तालाप के जीवन में शब्दों का महत्व अत्यधिक है। अगर शब्दों के बिना हम अपने किसी भी वार्तालाप की स्थिति को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब देख लेते हैं शब्द के महत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों? क्योंकि किसी भी भाषा को पूरा करने के लिए हम शब्दों का स्वरूप देख सकते हैं, या फिर शब्दों के मेल से ही एक वाक्यों का निर्माण होता है। और एक व्यक्ति को अपनी बातों को प्रकट करने के लिए एक वाक्य की सहारा लेना पड़ता है। उससे पहले अगर बात कर ली जाए तो शब्दों की स्थिति ही एक वाक्य का निर्माण करती है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जैसे कि अ, क, त आदि, ये क्या है, आपके बोल सकते हो कि एक शब्द है। ठीक है, ये क्या है, एक बोल सकते हो कि इस व्यंजन है या फिर सर्वनाम है। ठीक है, इस तरीके से ये मिलकर एक बोल सकते हो कि एक
शब्द का सार्थक समूह जो मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, जिसके माध्यम से हम एक वाक्यों का और शब्द मिलकर अनेक शब्द मिलकर एक वाक्यों का निर्माण करते हैं, और उन वाक्यों के माध्यम से ही हम अपने वार्तालाप की स्थिति को पूर्ण करने में सक्षम हो पाते हैं और एक दूसरे से वार्तालाप कर पाते हैं। इसीलिए शब्दों की महत्वता बहुत ही विशेषपूर्ण है मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो शब्द हैं हमारे आम जीवन और हमारे आम शब्दों का जो स्वरूप है उसमें एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए ये बेहद ही जरूरी होता है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम अपने शब्दों का प्रयोग करके ही अपनी अवस्थाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो पाते हैं। स्वाभाविक रूप में देखा जाए तो जो शब्द है ना, वस्तुओं के भावनाओं को और अपने बोल सकते हो विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है या फिर जरिया माना जाता है। इसलिए शब्दों का जो महत्वता है वो अत्यधिक है। शब्द जो है अलग अलग स्थान पर अलग अलग भावनाओं को प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे एक आम हो गया। ठीक है, एक आम शब्द जो है वो क्या है, एक बोल सकते हो कि एक फल को डेडिकेट कर रहा है। अगर मैं इसी आम वर्ड को एक वाक्य में जोड़ के देखूं, वो व्यक्ति आम है, आम लोगों की तरह तुम बातें करते हो, आम लोगों की तरह तुम्हारा व्यवहार है, यानी कि वो अब आम क्या है, एक साधारण शब्द को प्रस्तुत कर रहा है, सिंपल वर्ड को प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, तो जो शब्द है ना वो क्या है, एक ऐसा सार्थक समूह है जो कई स्थानों पर एक स्थान से जुड़कर दूसरे स्थान पर उसका मतलब कब चेंज हो जाए, ये एक शब्द में गुणवत्ता पाई जाती है। गुणवत्ता यानी कि बोल सकते हो कि उसकी एक स्किल्स पाई जाती है कि वो अपने आप को चेंज कर लेता है वाक्यों के अनुसार। समझ में आया? ठीक है, तो अब हमारा अगला पॉइंट है 1.3, भाषा के सामाजिक स्तर भेद। देखो भाषा है, उसके समाज के अनुसार उसके भेद भी अलग है। भाषा जैसे कि बात कर लीजिए, हमारे भारत में 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को महत्व दिया गया है। ठीक है, तो भाषा के आधार पर जो है वो समाज में क्या स्थिति है उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं भाषा क्या है, हमारे बोलने का एक तरीका जिसके माध्यम से हम एक भाषा का प्रयोग करते हुए अपने बातों को प्रकट करें। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, किस भाषा में दे रहा हूँ भाई, हिंदी भाषा। ठीक है, ये हिंदी क्या है, एक बोल सकते हो कि एक भाषा है, और ये भाषा का निर्माण शब्दों के रूप में ही देखने को मिलता है। ठीक है, एक भाषा जो है एक वाक्य है, ये क्या है, पर्टिकुलर एक शब्द के रूप में ही देखने को मिलता है। ठीक है, अगर एक ही भाषा हम बात कर लेते हैं और ये भाषा हमारे समाज में अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे टोन अलग होगा। उदाहरण के तौर पे मेरा कोई घनिष्ठ मित्र होगा, घनिष्ठ यानी कि क्लोज फ्रेंड होगा, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अबे तू इतने दिन से कहाँ था, दिख नहीं रहा था तू, तू अपने बर्थडे पे भी मुझे बुलाया नहीं। तो इस तरीके से क्या है, अब भाषा का जो टोन है चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, सामाजिक स्तर का भेद पाया जाता है, डिफ्रेंशिएट पाया जाता है। भेद का मतलब है डिफ्रेंशिएट, डिफरेंट पाया जाना। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि मैं किसी फॉर्मल जगह पे बोल रहा हूँ, मान लो कि मैं किसी कॉलेज में लेक्चर दे रहा हूँ, मान लो कि किसी कॉलेज मतलब स्कूल से मैं लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे मैं प्रिय, यहाँ पे उपस्थित सभी अभिभावक गण, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, मेरा नाम धर्मवीर है, इस तरीके से मतलब संबोधित करूंगा ना। तो इट मीन्स क्या है कि मैं सभी की भावनाओं को देखूंगा कि किसी को ठेस ना पहुंचे। लेकिन अब उसी चीज को मैं अपने दोस्त के साथ बोलूंगा, अरे यार इतने दिन से तू कहाँ था, फोन भी नहीं कर रहा था तू, पागल। इस तरीके से कई बार हम बोल सकते हैं क्लोज फ्रेंड में, मतलब कुछ भी बोल देते हैं ना, ठीक है, तो रिस्पेक्ट नहीं देते, तो वो हमारी क्या है, एक हमारा टोन बन गया। तो हमारा क्या है, समाज के अनुसार भाषाओं का जो तार्किक संबंध है ना वो भिन्न भिन्न पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है, इसमें थोड़ा पॉइंट है, उदात्त कथन। उदात्त कथन का मतलब क्या है कि हम सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो यहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि हमारे जो शब्द होते हैं ना उसको हम ना सिंपल से किसी ग्रामीण लैंग्वेज के अनुसार जोड़ देते हैं। जैसे कि साधारण जो सामान्य जो वर्ड है, सांप है, सांप को हम उदात्त शब्द के रूप में हम कीड़ा बोलते हैं।
ठीक है। चेचक हो गया, माता, शीतला, इस तरीके से हम बोलते हैं। चेचक जो बीमारी है वो क्या है, माता आ गई, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हो टाइफाइड, इंग्लिश में बोलते हैं ना। मौत का हम देहांत, निधन, ये क्या है, उदांत कथन है। उदांत कथन में ये होता है कि इसमें इसमें ऐसे ऐसे शब्द जोड़े जाते हैं जिसमें हम प्रियजनों को हम बोल सकते हो कि बोल सकते हो घनिष्ठ हो गए, मेरे माता पिता, चाचा चाची, इस तरीके से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसमें हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे। उदाहरण के तौर पे किसी का मतलब देहांत हो जाता है तो हम बोलते हैं स्वर्गवास हो गया। मर जाना ऐसे नहीं बोलते कि वो व्यक्ति मर गया, ऐसे नहीं बोलते, समाज में नहीं बोलते ना। उदाहरण के तौर पे आप कहीं पे गए और किसी मतलब रिलेटिव्स में या फिर बोल सकते हो पड़ोस में किसी का डेथ हो जाता है, तो आप लोग ऐसे नहीं बोलते ना, अरे वो मर गया आज, ऐसे नहीं बोलते ना। ऐसे बोलते हैं कि उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, ठीक है। ये क्या है, एक बोल सकते हो उदांत कथन है, यानी कि शब्दों का प्रयोग करने का एक तरीका है, ठीक है। तो हमारे समाज में ये हमारी कूटनीति और बोल सकते हो कि स्थितियां पाई जाती हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं, कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो हम उसे ये नहीं बोलते हैं कि इसका तो मतलब बोल सकते हैं कि इसका पति मर गया, हम ऐसे बोलते हैं ना कि इसका सुहाग उजड़ गया, इसकी बोल सकते हो कि ये विधवा हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारे शब्दों का और बोल सकते हो वाक्यों का एक तुष्टिकरण है कि जिसके माध्यम से हम शब्दों का प्रयोग करके अपनी भावनाओं को बिना किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाए हम अपने तर्क वितर्क को सामने रखने में सक्षम हो पाते हैं। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट का। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1.4, शब्दों के विभिन्न स्रोत, यानी कि शब्द भंडार, जिसे हम डिक्शनरी के रूप में जानते हैं। अब देखो, शब्दों के विभिन्न स्रोत, स्रोत यानी कि जो शब्द है ना वो अलग अलग जगहों से लिए गए हैं, यानी कि बोल सकते हो कि तत्सम शब्द हो गए, तद्भव शब्द हो गए, संस्कृत से लिए गए हैं, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग देश से लिए गए हैं। देखो, भाषा में जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, आखिर ये आया कहाँ से, इनका जो जानकारी इसे कहाँ से मिला। तो देखा जाए, हिंदी भाषा का जो स्वरूप है वो सर्वांगीण जो स्थिति पाई जाती है वो संस्कृत भाषा के रूप में ली गई है। हिंदी जो भाषा हमारे समाज में बोला जाता है वो संस्कृत का रूपांतरिक स्वरूप है, ठीक है। और हिंदी भाषा में उर्दू जैसे अरबी, फारसी शब्दों का भी समावेश, अंग्रेजी शब्दों का भी समावेश, ठीक है। और बोल सकते हो कि आपकी फ्रांस भाषाओं का भी समावेश पाई जाती है, विदेशी भाषाओं का स्थिति देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे शब्दों का विभिन्न स्रोत है वो आपके दो रूप में देखने को मिलता है। तत्सम शब्द, देखो तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जिसके जो है जिसका जो अर्थ समझा जाए तो वो संस्कृत से मूल रूप से हिंदी में लिया गया है, यानी कि संस्कृत से मूल रूप से लिया गया है, जो कि सीधे सीधे संस्कृत से आए हुए हैं। वह शब्द होते हैं जो सीधा संस्कृत का शब्द देखने को मिलता है, ठीक है। तो संस्कृत के शब्द में जैसे बालक हो गया, संस्कृत में बालक को बालक ही बोला जाता है। पर्वत हो गया, पुस्तक हो गया, विद्यार्थी हो गया, निराशासित है, ये क्या है, आपके तत्सम शब्द है। यानी कि तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो सीधा सीधा संस्कृत से उठा के चेप दिया गया, यानी कि कॉपी कर दिया गया, ठीक है। अब तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत में हिंदी में लेते समय परिवर्तन किया गया। उदाहरण के तौर पे सूर्य को तत्सम शब्द में देखा जाता है, यानी कि संस्कृत में आपका सूर्य को कहा जाता है और हिंदी को आपका बोल सकते हो कि सूरज कहा जाता है। चंद्र को चांद कहा जाता है, वर्ष को बरस कहा जाता है, ठीक है। सर्प को सांप कहा जाता है, आम्र को आम कहा जाता है, संध्या को सांझ कहा जाता है, करपट को आपका कपड़ा कहा जाता है, वृद्ध को बूढ़ा कहा जाता है, मयूर को मोर कहा जाता है, हस्त को हाथ हाथ कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है, यानी कि तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत में उसका जो सीधा सीधा अगर प्रस्तुतिकरण हिंदी में किया जाए तो उसमें परिवर्तन करते हुए किया जाए, लेकिन उनके अर्थ का जो स्थिति है दोनों का सामान्य ही रहेगा, यानी कि सेम ही रहता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है देशज शब्द। देशज शब्द वह शब्द होते हैं जो हमारे खुद के देश के रूप में निर्मित किए गए हो, यानी कि संस्कृत के मूल आधार रूप में देखा जाए तो इसमें जो देशज, देखो देशज यानी कि देश जमा में जा, ठीक है, यानी कि खुद के हमारे देश में पैदा हुए शब्द को हम देशज कहते हैं। जैसे मराठी, बांग्ला,
बोल सकते हो कि द्रविड़, मुड्डा, ये क्या है आपका, बोल सकते हैं कि आपका ठेठी, खड़ी बोली, ये क्या है आपके देशज शब्द है, यानी कि हमारे खुद के देश में जो शब्द पैदा हुए हैं या फिर बनकर तैयार हुए उन्हें देशज शब्द से संबोधित किया जाता है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हमारे, बोल सकते हैं कि बाहरी शब्द या फिर विदेशी शब्दों का, तो इसमें मराठी भी हो जाता है, बांग्ला भी हो जाता है। ठीक है, जो आपके बाहरी देशों से लिया गया है। ठीक है, आपका जो है विदेशी देशों से लिया गया है। अब उदाहरण के तौर पे आपके इसमें तीन प्रकार हो जाते हैं, विदेशी या फिर बाहरी शब्द में तीन प्रकार हो जाते हैं। एक आर्य परिवार से जो भाषा लिया गया है वो मराठी हो गया, बंगला हो गया, यानी कि आर्यों द्वारा जो भाषा दिया गया, मराठी भाषा दिया गया था और बंगला। उसके बाद भारत के अन्य भारत परिवर्तन में जो शब्द आए हैं वो द्रविड़ भाषा, जिसमें आपका प्राचीन इंडली सांबर जो है ये क्या है, ये आपका प्राचीन भारत का ही भाषा है। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत के भाषा का शब्द है। अब उसके बाद देखा जाए तो हमारे भारतीय व्यवस्था में या फिर बोल सकते हो कि हमारे भारत कोश में वो क्या है, अंग्रेजी में आपका साइकिल, रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, रेल टिकट, स्टैंप, पुलिस, निब, स्टोर, टेलीफोन, फोटो इत्यादि जो है वो आपका अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, अब इस्लामिक भाषा की बात कर लेते हैं, उर्दू भाषा की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पुस्तक में दिया भी होगा 11 पेज नंबर पे, तो यहाँ पे अरबी, औरत जो है अरबी भाषा, अरबी शब्द है। ठीक है, गुनाह, तकदीर, फरिश्ता, मन्नत, ताबीज, सलाम, कस्बा, किला, ये क्या है अरबी भाषा है। ठीक है, अब अरबी फारसी शब्द देख ले, खुदा, खुशामद, जमीर, जमीन, सरकार, सिफारिश। अब तुर्की भाषा की बात कर लेते हैं भाई, तोप, तमगा, दारोगा, बारूद, बंदूक, कुली, बेगम, ये क्या है आपका तुर्की भाषा है, यानी कि तुर्की भाषा का शब्द है। तो ये सारी भाषाएं, ये सारे शब्द हमारे भारत में अब यूज करे किए जा रहे हैं। हमारे बोल सकते हो कि शब्दकोश में, यानी कि हमारे डिक्शनरी में इन्हें ऐड कर दिया जा चुका है। उसके बाद फ्रांसीसी और जापानी भाषाओं का भी स्वरूप हमारे स्थिति में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट का। तो हमारा 1.5 है शब्दों का अर्थ पथ, यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, भाषा शब्द भाषा के अर्थ और वाहक के रूप में काम करता है। यानी कि जो भाषा है ना उसमें आपका जो शब्द है ना वो एक स्थिति के रूप में काम करता है, जो माध्यम बनता है हमारे भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या है, शब्द के प्रयोग से ही वाक्यों का निर्माण करते हैं। अनेक शब्दों को मिलके ही एक वाक्य का निर्माण करता है, और एक वाक्य जो है हमारे भावनाओं से जुड़ा होता है, हमारी जरूरतों से जुड़ा होता है। अब उसके बाद यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाता है समरूपी शब्द। समरूपी शब्द कुछ शब्दों से ऐसे अधिक मतलब अधिक अर्थ निकलते हैं, यानी कि पर। ठीक है, समरूपी शब्द वह शब्द होते हैं जिनका एक वर्ड अलग अलग अर्थ प्रस्तुत करता है। जैसे पर का मतलब होता है भाई उस मतलब ऐसा बोला जाता है ना कहावते, भाई हमने तो उड़ते हुए पंछियों के पर गिनना जानते हैं। ठीक है, पर मतलब क्या होता है, पंख। ठीक है, पर मतलब अब क्या है, अरे यार मेरे को वो काम करना था पर मैं आज बिजी हूँ, इस तरीके से बोला जाता है ना पर मतलब, यानी कि लेकिन मैं बिजी हूँ। लेकिन शब्द को संबोधित करने के लिए भी पर का यूज किया जाता है। यार वो उस पर हावी हो गया, ये वो उस पर रखा है, यानी कि जो पर होता है वो ऊपर को भी डेडिकेट करता है। जैसे कि मान लो कि कोई सामान आपके किचन में रखा रहता है, तो आप लोग कहते हो मम्मी उस पर है ना वो सामान रखा है आप लेके आ जाओ, ऐसा बोलते हो ना आप लोग, बोलते हो या नहीं बोलते। तो ये क्या है, समरूपी शब्द है, यानी कि भाई शब्द एक ही रहेगा लेकिन मतलब इसका अलग अलग हो जाता है स्थान के अनुसार। अब जैसे कल है, कल की बात की जाए, एक हैंड पंप होता है भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो आप लोगों को कल हैंड पंप को बोला जाता है। उसके बाद आपका बोल सकते हो कि कल भाई आपका दूसरा दिन, यानी कि कल आने वाला कल। ठीक है, उसके बाद है मतलब चैन,
यानी कि जो कल है वो चैन को भी संबोधित करता है। अब उसके बाद मगर जो शब्द है वो लेकिन एक प्राणी, मगर जो है एक प्राणी भी माना जाता है। ठीक है, तो क्या है, ये समरूपी शब्द है। उसके बाद पर्याय शब्द क्या है? पर्याय शब्द यानी कि सिनोनिमस जिसे बोला जाता है, पर्यायवाची शब्द, यानी कि एक शब्द के बोल सकते हो अनेक शब्द। सूरज, सूर्य, भानु, रवि, दिवाकर, आफ्ताब, ये क्या है, आपके सूरज के रूप है। ये पर्यायवाची शब्द बोले जाते हैं, यानी कि एक शब्द के अनेक शब्द। ठीक है, बोल सकते हैं कि एक से अधिक शब्दों का जो अर्थ समान निकले। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान निकले। चंद्र का क्या है, चंद्रमा हो गया, राकेश हो गया, मेहताब हो गया, चांद हो गया, निशाकर हो गया। ये क्या है, आपके पर्यायवाची शब्द है। क्लियर हुआ? तो इनका जो स्थिति है वो व्याकरण की स्थिति और भूमिकाओं में हम महत्वपूर्ण रूप से देख सकते हैं। अब उसके बाद हमारा आ जाता है विलोम शब्द। भाई विलोम शब्द, एंटोनिमस। ठीक है, इसमें क्या है भाई, सामने वाला विलोम, पति का पत्नी हो जाता है, पुत्र का पुत्री हो जाता है, लड़का का लड़की हो जाता है, उम्र का बोल सकते हो कि लड़का। ठीक है, बूढ़ा बूढ़ा का जवान हो जाता है, रात का रात्रि, सॉरी, दिन का रात हो जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका हरा का। ठीक है, ये क्या है कि आपका छोटा का बड़ा हो जाता है, ठंडा का गर्म हो, अच्छा का बुरा हो जाता है, गरीब का अमीर हो जाता है। ये क्या है, आपका विलोमार्थी शब्द होता है। विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं, यानी कि विलोम शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम के बाद, डायग्राम में दिया भी होगा, कम बड़ा कम छोटा, यानी कि पति का पत्नी हो जाना। ठीक है, बड़ा का छोटा हो जाना। ठीक है, ये क्या है, आपका विलोम शब्द कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद देखो यहाँ पे अनेकार्थी शब्द, यानी कि हमारा फोर्थ पॉइंट है अनेकार्थी। पॉलीसिमिज शब्द जो है आपका भाषा के कुछ वह शब्द जो जिसके अनेक अर्थ प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक शब्द का अनेक अर्थ निकलता है। अनेकार्थी का मतलब होता है एक शब्द के आगे अनेक अर्थों का स्थिति बदलता है। ठीक है, बात, मामला, उक्ति, बातचीत, चर्चा। अब देखो बात का क्या है भाई, चर्चा करना, बातचीत करना, झगड़ा करना। मामला, भाई क्या मामला है, बोलते हैं ना ऐसे। कई बार कोई व्यक्ति, दो दो व्यक्ति बात करते रहते हैं आपस में, तो हम कहते हैं भाई क्या मामला चल रहा है दोनों के बीच। अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं भाई क्या बातचीत चल रहा है दोनों के बीच। अब ऐसे भी बोल सकते हैं भाई क्या बातचीत चल रहा है, क्या चर्चा चल रहा है दोनों के बीच। ठीक है, तो क्या है, अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, प्रयोग, सप्रयोग शब्द। यानी कि सप्रयोग शब्द वह शब्द होते हैं जिनके दृष्टिकोण में आमतौर पे हम क्षमा, परवाना, ठीक है, इस स्थिति में क्षमा, परवाना, ठीक है, बोल सकते हो, पुलिस, गिरफ्तार, अदालत, सजा आदि शब्द जो है आपका एक मतलब ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, कि आपकी तरफ एक बोल सकते हो कि एक फोकस बनाता है। अब देखो सम्मा, अब देखो शब्दों का गहराई देखो। सम्मा, परवाना, पुलिस, गिरफ्तार, अदालत, सजा, ये क्या है, ऐसे शब्द होते हैं जो प्रस्तुति रूप में आपका क्या होता है कि मतलब आकर्षित करते हैं, जो दूसरे पे आश्रित होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा आ जाता है 1.6, शब्द निर्माण। अब देखो शब्द निर्माण क्या है, भाषा के शब्द बनते हैं कैसे। सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो भाषा का जो शब्द बनते कैसे हैं। सामाजिक व्यवहारों का जो शब्द का जो स्थिति है, शब्दों के निर्माण जो है छोटे छोटे स्थितियों में जो एक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, और वह शब्द अनेक शब्द से मिलकर एक वाक्यों का निर्माण करते हैं, और एक वाक्य व्यक्ति के भावनात्मक और अपने विचार के रूप में देखने को मिलता है। समाज की स्थितियों में बात की जाए तो जो भाषा शब्द का निर्माण है, हम उसके बोल सकते हो कि आगे और पीछे लगा के भी हम अपने शब्दों का मतलब स्थिति और बोल सकते हैं कि भूमिका परिवर्तन कर सकते हैं। अब हो गया एक पन हो गया, ठीक है, और बोल सकते हो कि आगे हम लगा दिया नया, और उसके बाद हमने प्लस कर दिया पन, यानी कि नयापन। अब जैसे बच, उसके बाद हम प्लस करके लगा देंगे पन, तो भाई बचपन। ठीक है, तो ये क्या है, शब्द निर्माण करने का तरीका है। ठीक है, अब उसके बाद बोल सकते हैं कि आपका बोल सकते हो कि
सफलता, ठीक है। अब ये सफलता वर्ड के सामने हम अ लगा देंगे, असफलता हो जाएगा, ठीक है। तो शब्द के निर्माण का जो स्थिति है हमारे व्यवस्थित स्वरूप के रूप में देखा जाता है, जो आपके प्रत्यय शब्द के रूप में भी जाना जाता है और अप्रत्यय के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि अगर बात कर ली जाए तो हमारे शब्दों के आगे जो है वो आपके शब्दों को लगा के भी अलग अलग शब्द का निर्माण किया जाता है, और बोल सकते हो शब्दों के पीछे भी लगा के हम अपने शब्दों का निर्माण रूप में और उसके अर्थ रूप में अलग कर पाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 1.7 शब्द संरचना। अब देखो शब्द संरचना यानी कि शब्दों की संरचना कैसे कर सकते हैं भाई। आपके मूल शब्द जो होते हैं वह शब्द यानी कि मूल शब्द, अब यहाँ पे शब्द संरचना की स्थिति देखिए, वह शब्द जिन्हें हम छोटे रूपों या खंडों में बांट नहीं सकते, वो मूल शब्द होते हैं। यानी कि भाई इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे आंख हो गया, देश हो गया, कान हो गया, जल हो गया, प्रेम हो गया, शब्द हो गया, पास हो गया, दौड़ हो गया, पहुंच हो गया, चाल हो गया, ये क्या है भाई, हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। और ये टुकड़े कर भी दिए, अब जैसे मैंने कान को टुकड़ा कर दिया भाई, का रह जाएगा, उसके बाद मा रह जाएगा, तो भाई क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, मूल शब्द है, यानी कि वह शब्द जिनके हम खंडों या फिर बोल सकते हो कि उन्हें टुकड़ों में बांट नहीं सकते, ठीक है। अब उसके बाद व्युत्पन्न शब्द वह शब्द होते हैं जो मूल शब्द में प्रत्यय या फिर अन्य शब्द जोड़ने से बनते हैं, यानी कि प्रत्यय और बोल सकते हो उपसर्ग जो होते हैं उनके रूप में देखते हैं। तो प्रत्यय के अर्थ में जो आपका देखा जाता है कि प्रत्यय की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आता है कि यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एकता, यानी कि एक जमा में ता, यानी कि एकता। अब जो एक वर्ड है यानी कि एक सिंगल को डेडिकेट कर रहा है, अब उसके पीछे ता लग जाएगा, एकता, यानी कि एक होने की भावनाओं को दर्शा रहा है, ठीक है। समझ में आया। अब उसके बाद आ जाता है कि मान लो कि दिन है, अब उसके आगे लग जाता है सु, तो भाई सुदिन यानी कि अच्छा दिन, गुड डे। अब गुड डे बिस्कुट वाली बात मत कर देना कि हाँ सर गुड डे खाना है मुझे, तो समझ में आ रहा है। तो ये आपके उपसर्ग शब्द होते हैं, और प्रत्यय शब्द यानी कि शब्दों के पीछे लगने वाले शब्द को हम प्रत्यय शब्द बोलते हैं, और उपसर्ग शब्द वह शब्द होते हैं जो शब्दों के आगे लग जाते हैं। जैसे कि बोल सकते हो कि यहाँ पे चैन हो गया, यानी कि मुझे तो बहुत चैन है भाई, जिंदगी में सबसे ज्यादा चैन मुझे ही है, बहुत आराम करता हूँ मैं। अब एक दूसरा देता हूँ कि भाई बे लगा दिया, बेचैन, यानी कि जिंदगी में चैन ही नहीं है भाई, सिंपल सा लैंग्वेज है, ठीक है। अब हो जाता है कि अब एक होता है मुश्किल और एक होता है ए मुश्किल, ठीक है। ए लग गया आगे तो वो आपका उपसर्ग हो जाता है, और पीछे लगने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया। टफ तो नहीं है लैंग्वेज, ठीक है। तो ये था आपका, बोल सकते हैं कि यहाँ पे अब देखो कि आपका अरबी में अब फारसी के उपसर्ग, ठीक है। अब फारसी के उपसर्ग बताया जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि नहीं, तो यानी कि नापसंद भी बोल सकते हैं, ठीक है। लाचार भी बोल सकते हैं, तो क्या है मतलब कुछ भी आपको ये शब्दों का तुष्टिकरण के रूप में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं विश्लेषण सूचक प्रत्यय। अब विश्लेषण सूचक प्रत्यय के बाद बात कर लेते हैं दार, मालदार, ठीक है, असरदार, ठीक है। हम बोल सकते हो असरदार होता है, ठीक है। अब उसके बाद बोल सकते हो कि कारी, आज्ञाकारी पुत्र, ठीक है। ये क्या है आपका विशेषण सूचक प्रत्यय, यानी कि कुछ स्पेशल, ठीक है। उसके बाद नाक, उसके बाद सर्वनाक, खौफनाक, क्या है यानी कि कुछ अलग स्पेशल वाला, ठीक है। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे दिया गया है लघुता सूचक प्रत्यय। लघुता सूचक प्रत्यय यानी कि डिब्बा, डिबिया, बेटी, बिटिया, जाट, बलखाट, खटिया, कटोरा, ठीक है, कटोरी, पहाड़, पहाड़ी, नद, नदी। अब उसके बाद लिंग सूचक शब्द, लिंग सूचक प्रत्यय शब्द जो है अब यहाँ पे दिया गया है ई, ई का जो है आप बोल सकते हो कि केलावली, ठीक है, चाची,
सुनारिन, मछुआरिन। ठीक है, क्या है ये आपके लिंग, यानी कि ये शब्द वह बन जाते हैं जो एक लिंग को डेडिकेट बोलते हैं। अब देखो ई लग गया भाई, चाचा है। अब ई लगने के बाद लास्ट में चाची बन जाने के बाद क्या है, आप समझ जाओगे कि यार ये फीमेल है। ठीक है। अब सुनार है। अब ई लग जाने के बाद सुनारिन है। आप समझ जाओगे कि किसी मतलब सुनार की बात कर रहा है लेकिन वो लेडीज है। समझ रहे हो ना? हेलो। अब जैसे बालक है, ई लगने के बाद बालिका हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि समझ रहे हो ना कि वो लड़के की जगह पे लड़की है। अध्यापक है, अध्यापिका हो जाता है। तो क्या है, लिंग सूचक प्रत्यय है। ठीक है, यानी कि भाई शब्दों के जो एंड में लग रहा है, यानी कि प्रत्यय वह शब्द थे जो शब्दों के एंड में लग के वर्डों को परिवर्तित कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे तत्सम समास। भाई तत्सम समास वह समास मतलब होते हैं, इसमें ये होता है कि इस समास में दो दो शब्दों के बीच किसी कारक का संबंध छिपा रहता है। अब यहाँ पे वह शब्द जो होते हैं जो दो शब्दों के बीच आपस में संबंध छुपा रहता है किसी काम के पीछे या फिर किसी कारक के पीछे। अब जैसे राजपूत, ये क्या है, एक हो गया राज। राज भाई मेरा खुद का राज है इस देश पे, ठीक है, लाइक डेट ऐसा कुछ बोल दिया, यानी कि आधिपति। और पुत्र का मतलब होता है पुत्र। ठीक है, अब ये राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। उसके बाद ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। देशभक्ति, देश के प्रति भक्ति। ये क्या है आपका तत्सम समास कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद द्वंद्व समास वह समास होते हैं जिसमें हम ऐसे दो शब्दों की स्थिति देखते हैं जिसमें हम और या लगा के हम शब्दों को डेडिकेट करते हैं। माता पिता, माता और पिता। ठीक है। गाय बैल, गाय और बैल। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। हार जीत, हार या जीत। ये क्या है आपके द्वंद्व समास, जिसके बीच में क्या है, दोनों शब्दों के बीच और या फिर या लगा के हम शब्दों को उसकी भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा आ जाता है, यहाँ पे है आपका बहुब्रीहि समाज। बहुब्रीहि समाज ये है वह समास होते हैं जो दो शब्द मिलकर तीसरे ही अर्थ प्रकट करता है, यानी कि तीसरे की अर्थ पर मतलब प्रकट करता है, यानी कि दो शब्द मिलकर किसी तीसरे का अर्थ स्पष्ट करे। जैसे पीताम्बर, जैसे बोल सकते हो कि पीला हो वस्त्र जिसका, वह व्यक्ति जिसके पीले वस्त्र हो। ठीक है। वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी यानी कि वह व्यक्ति जो आपके बोल सकते हो हाथों में वीणा ले रखी है भाई सरस्वती माँ। ठीक है। चंद्र वंदन, ठीक है, ये क्या है, चंद्र जमा में वंदन। वंदन का मतलब होता है चेहरा। ठीक है, चंद्र का मतलब होता है चांद, चांद जैसा चेहरा हो जिसका। ठीक है, ये है आपका बहुब्रीहि समाज, यानी कि दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द को या फिर तीसरे व्यवस्थित स्वरूप को डेडिकेट करता है, वो आपका बहुब्रीहि समाज कहलाता है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है प्रतिबिंबित शब्द। प्रतिबिंबित शब्द वह शब्द होते हैं जिसमें हम क्या होता है कि आपके मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें क्या होता है ना कि हमारा प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब का मतलब होता है इको होना। जैसे कि आपने मतलब कुछ शब्द ऐसे देखा होगा कि ए, स्त्री, इस तरीके से मतलब इको चल रहा है। ठीक है, मतलब जैसे कि कुछ लंबा जाता है, कुछ घसीट के जाता है, जैसे कि मतलब चल रहा है। ठीक है। नौकरी, अंधा, क्या है, इसमें आप क्या बोल सकते हो कि प्रतिबिंबित शब्द शब्द कहलाते हैं ये। क्लियर हुआ? जैसे गाँव, उसके बाद पल। ये क्या है, ये आपका मीठी। अब क्या है कि मतलब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि कुछ अलग सा फील हो रहा है। अब उसके बाद ध्वन्यात्मक ध्वन्यार्थ व्यंजन शब्द। अब इसमें बताया जा रहा है कि अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो व्यंजन शब्द होते हैं जिनका हम शब्दों का भी प्रयोग करके इस प्रकार के शब्दों का अलग से कोई अर्थ ना होकर उसकी जो ध्वनि होती है ना वही देखने को मिलता है। जैसे कि खड़खड़ाना, गड़गड़ाना, टप टप, खटपट। ये क्या है, अब इनको ना हम तोड़ देंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। अब जैसे गड़गड़ाना को तोड़ो तो गड़, उसके बाद आगे हटा तो गड़ाना। गड़ाना क्या है भाई, खड़ाना क्या है, कुछ नहीं है। टप क्या है, कुछ भी नहीं है।
लेकिन ये शब्दों के आगे अगर ये जुड़े रहेंगे तो इनका मतलब बनता है टप टप, गड़गड़ाना, यानी कि बिजली गड़गड़ा रही है। खड़खड़ाना, भाई बर्तन खड़खड़ा रहा है। ठीक है, तो ये आपका देख ध्वन्यार्थ व्यंजन कहलाते हैं। और उसके बाद हमारा आ जाता है अनुकरणात्मक शब्द। अब इसमें क्या है कि हमें ऐसे शब्दों की स्थिति देखेंगे जिसमें हम क्या देखते हैं, चमचमाना, चमाचम, छिपछिपा, छिपछिपाहट, चिपचिपाहट भी बोलते हैं। ठीक है, झिलमिल, खलबली, ये क्या है आपके बोल सकते हैं कि अनुक्रमणात्मक शब्द है। इसमें क्या है कि एक अणु छुपे होते हैं, कुछ अलग शब्द की स्थिति छुपी होते हैं। जैसे चिप, चिपकना, ये क्या है, चिपचिपाहट। ठीक है, तो इसमें आपका स्थितियों की स्वरूप देखने को मिलता है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1.8 मुहावरे और लोकोक्तियां। देखो मुहावरे और लोकोक्तियां की बात कर लेते हैं। लोकोक्तियां जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि व्यक्तियों द्वारा यानी कि किसी मानव के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली स्थितियां या फिर मुहावरे के रूप में देखने को मिलता है। अब इसमें क्या है कि हम मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुहावरा वह हो जाता है जो आपके किसी लिखित व्यवस्थित स्वरूप में या फिर बोल सकते हो कि किसी ज्ञाता या फिर बोल सकते हैं कि साहित्य के रूप में लिखा गया स्थिति हो। मुहावरे की बात कर ली जाए तो देखा जाए तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये क्या है आपका मुहावरे हैं। ठीक है, ये क्या है, यानी कि किसी मुख्य व्यक्ति द्वारा बोले गए उसकी स्वयं की व्यवस्था, उसकी सोच व्यवस्था, वो मुहावरे कहलाती है। और लोकोक्तियां जो साधारण व्यक्तियों के द्वारा बोली गई मतलब बातों को हम मुहावरे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, तुम मुझे खीर दो तुम मुझे दूध दो मैं तुम्हें मतलब ये हो ना कि शायद ऐसा बोलता है ना कि खीर दूध मांगो तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगो तो चीर दूंगा, इस टाइप का भी बोला जाता है। वही है कि हम बोलते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, इस तरीके के क्या है, ये आपका मुहावरे हैं। यानी कि जो उच्च व्यक्ति या फिर बोल सकते हो कि जो आपके प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा बोले गए जो स्थिति है वो मुहावरे में तब्दील बन गया, और आपके बोल सकते हो साधारण व्यक्तियों के द्वारा बोले गए हैं वो आपके लोकोक्तियां बन जाती है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है मुहावरे और लोकोक्तियों के बीच आपका डिफरेंशिएट कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट से सब हेडिंग है मुहावरे और कहावतें, अर्थ और रचना। अब देखो कहावतें क्या है, मुहावरे तो आप लोगों को समझ ही में आ ही गया होगा। कहावतें भाई अपना इंसान कुछ भी मन ढंगण की कहावतें कहानियां बना देता है। कहावतें जो है आपका बोल सकते हो कि एक कहानी के रूप में मनुष्य आम साधारण व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया या फिर सुना सुनाया जो बात होती है। आपने सुना भी होगा कि बहुत बार बोल देते हैं अरे ये तो सुनी हुई बात है, ये तो कहावत है लोगों की, ये सब सभी लोग बोलते थे। तो क्या है, कहावतें हैं जो परंपरा के अनुसार लोगों के द्वारा हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, वह हमारी कहावतें बन जाती हैं। ठीक है, और जैसे एक कहावत है कि भाई कुछ करने के कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये कहावत है। ठीक है, लोगों के द्वारा कही गई है। लेकिन अब ये बताओ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है या फिर कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। हेलो, कुछ करना पड़ता है। अब मान लो कि कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, भाई खोने के लिए जब आपके पास आई तो भाई मैं कुछ करूंगा ही क्यों। ठीक है ना, कुछ पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। मान लो कि आपको पुलिस बनना है, आपको आईएएस बनना है, तो भाई क्या खोने के लिए आपके पास है, आपके पास ये आईएएस बनने का कोई मतलब डिग्री है या फिर क्या है, मतलब आईएएस बन चुके हो कि हाँ पुलिस में अब जाना है तो आईएएस की नौकरी छोड़ो भाई अब पुलिस पे लगो, ऐसा तो नहीं है। तो कुछ पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। तो ये कहावतें हैं लोगों के द्वारा कि भाई आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है 1.9। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 1.9 सारांश। देखो सारांश का क्या मतलब होता है, सारांश यानी कि हमारे चैप्टर का छोटा सा अंश। भाषा के अनुसार हमने भाषा का व्यवस्थित स्वरूप देखा, भाषा की स्थिति देखी और भाषा के अन्य स्रोत देखे कि भाषा
कहाँ-कहाँ से किस रूप में लिया गया, अरबी, फ़ारसी और तुर्की या फिर बोल सकते हो अंग्रेजी भाषाओं का भी हमने स्थिति देखा। तो उनके बारे में हमने पढ़ते हुए तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उपसर्ग, आपके वो सब प्रत्यय, इन सभी के रूप में हमने इस पाठ्यक्रम में अध्ययन किया, जिसके माध्यम से हमें ये पता चला कि भाषा की जो स्थिति है, जो वाक्य का स्थिति है, भाषा संपदा और लोकोक्तिया के बारे में पता चला, शब्द निर्माण के बारे में पता चला। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि अब कंप्लीट होता है। ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।